गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्र शक्ति को सेलिब्रेट करना है और इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उसके साथ स्त्री शक्ति की पूजा करते हैं। और ये हम स्वीकार करते हैं कि शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। शिव भी शक्ति के बगैर अधूरे हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पुरुष और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। तो आज इसी सिलसिले में हम एक आधुनिक शक्ति की बात करने जा रहे हैं। और आपने सुना ही होगा कि अभी कुछ ही समय पहले नोबेल प्राइजेज़ पुरस्कार घोषित किए गए अलग अलग फील्ड्स के लिए। और आपने सुना होगा कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार एक महिला को दिया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नवरात्रि के दौरान हम इसको जाने कि किनको ये पुरस्कार दिया गया और क्यों दिया गया, उनके किस काम के लिए दिया गया। और आप देखेंगे कि उन्हें जिस काम के लिए दिया गया वो भी स्त्रियों से ही जुड़ा हुआ है और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। नोबेल पुरस्कार का आरंभ एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, आपको पता ही होगा। और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और 1895 में 1895 में उन्होंने अपनी विल की, जिसमें उन्होंने नोबेल प्राइजेज़ के बारे में कहा था। और 1896 में उनकी मृत्यु हो गई और 1901 में नोबेल प्राइजेज़ देने शुरू किए गए, यानी कि 121 साल पहले 10 दिसंबर 1901 को नोबेल प्राइजेज़ दिए जाने, घोषित किए जाने आरंभ किए गए। नोबेल प्राइजेज़ क्यों दिए जाते हैं? लेट मी टेल यू that these prizes are awarded to those people who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind, जिन्होंने मानवता के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई बड़ा काम किया हो। तो एल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश थे, he was a Swedish chemist, engineer and industrialist, and he is most famously known for his invention of dynamite, instituted this Nobel Prize, and which is a very prestigious prize। और आपने सुना ही होगा कि शांति के लिए, विज्ञान में, फिजिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, केमिस्ट्री के लिए और अर्थशास्त्र में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो नोबेल प्राइज़ दिया गया एक ऐसे कार्य के लिए जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, क्लाउडिया गोल्डन को ये पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। और ये जो सम्मान दिया गया, ये तीसरी महिला है अर्थशास्त्र में इस पुरस्कार को पाने के लिए। 90 से भी ऊपर वर्ष में वे तीसरी महिला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अकेले किसी महिला को यह पुरस्कार दिया गया, यानी कि पीछे जो 2 बार महिलाओं को पुरस्कार मिले उसमें कोई ना कोई पुरुष भी शामिल था, यानी कि मिलकर उन्होंने शेयर किया था ये अवार्ड। लेकिन इस बार अकेले क्लाउडिया गोल्डन को यह अवार्ड दिया गया है। उन्होंने जो स्टडी की है ये महिलाओं को कामकाज की दुनिया में और मजबूत करेगा, क्योंकि उन्होंने जो जेंडर गैप है लेबर मार्केट में उस पर स्टडी की है और ये बताने की कोशिश की है कि आर्थिक विकास और महिलाओं के विकास में बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि महिलाओं के सामने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं ड्यू टू देयर जेंडर, जिनकी वजह से वे मार्केट प्लेस में, लेबर मार्केट में वो जगह नहीं प्राप्त कर पाती हैं
जो कि पुरुषों को हासिल है। तो 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल देने की शुरुआत की गई थी, और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक केवल 2 बार महिलाओं को यह पुरस्कार मिला। 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम को और 2019 में एस्थर डुफ्लो को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्लॉडिया गोल्डिन को, प्रोफेसर गोल्डिन को श्रम बाजार में महिलाओं की सफलता पर उनके अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया है। लेबर मार्केट में महिलाओं के रुझान और स्वरूप का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। 200 से भी अधिक देशों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले हैं, और उनके जो निष्कर्ष हैं वो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स को वे गाइडेंस देते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, ये एक समझ दे सकते हैं कि महिलाओं की आज क्या स्थिति है लेबर मार्केट के अंदर। प्रोफेसर गोल्डन ने जब अमेरिका का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि 1990 के दशक में अमेरिका में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी बनिस्बत के आज के लेबर मार्केट की दृष्टि से। और आज हम ये देख सकते हैं कि जो सोशल कंडीशंस हैं, जो फेमिलियल कंडीशंस हैं या पर्सनल का रीजंस हैं, उनकी वजह से महिलाओं को लेबर मार्केट में पूरा न्याय नहीं मिल रहा है, पे पैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये उन्होंने बताई हमको, और ये हम बहुत समय से देख रहे हैं, चाहे वो आप बॉलीवुड की बात कर लें, चाहे वो आप लॉन टेनिस की बात कर लें यानी खेलों की बात कर लें, आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, तो हम पाते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन प्राप्त होता है। और अगर स्त्री ने विवाह कर लिया और उसके बच्चे भी हैं, तब तो लेबर मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और उन्होंने, प्रोफेसर गोल्डन ने यह भी बताया कि कई बार महिलाएं अपनी पर्सनल कंडीशंस की वजह से ये तय करती हैं कि उनको कितनी एजुकेशन लेनी है, या कई बार विवाह के बाद अच्छा काम कर रही जो महिला है वो घर में बैठ जाती है, या बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तब उसको लगता है कि शी शुड बी ऑन कॉल, और इस वजह से वो ऐसे काम नहीं लेना चाहती है जिसमें समय ज़्यादा देना पड़े या जो ज़्यादा टैक्सिंग है, और तब उसको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो पैसे उसे मिलने चाहिए, उसकी काबिलियत की वजह से वो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो आजकल जब सभी देशों में, भारत में भी शिक्षा पर, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है, सरकारें लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं, तब भी प्रोफेसर गोल्डन यह मानती है कि इससे यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि लड़कियां पढ़ लिख कर कोई प्रभावी ढंग से लेबर मार्केट में शामिल हो जाएंगी। कई बार लड़कियां नौकरी करते हुए बीच में ही नौकरी छोड़ देती हैं। उसकी वजह पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, सोशल रीज़न हो सकते हैं, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और हम अपने समाज में भी इसको देख सकते हैं। तो गोल्डन ने ये दिखाया है कि जो लैंगिक अंतर है वो ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक विकास के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ख़त्म ही हो जाए। और वे ये भी कहती हैं कि कई अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी खामियां मौजूद हैं, और अगर महिलाओं का हित करना है तो पहले बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसमें हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे सामाजिक मानदंड हैं, उनमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। कई बार रूढ़िवादी समाज के कारण, परंपराओं के कारण महिलाएं शिक्षा कम प्राप्त करती हैं, या श्रम जो बल है उसमें शामिल नहीं होती, लेबर फोर्स में शामिल नहीं होती हैं। अगर हम पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर स्थिति
इतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी कि एशिया अफ्रीका के देशों में है, जहाँ पर अभी भी रूढ़िवादिता है, अभी भी समाज के अंदर जो जेंडर लैंगिक भेद है वो मौजूद है। यानी प्रोफेसर गोल्डन ने, जो एक हिस्टोरियन भी है और उन्होंने वो इकोनॉमिस्ट भी है, उन्होंने जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको साथ लेकर इकोनॉमिक स्टडी की है। आपको याद होगा कि काफ़ी साल पहले प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने भी इसी प्रकार की स्टडी की थी। यानी आज अर्थशास्त्र को हम केवल आंकड़ों में सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसे समाज के साथ जोड़ रहे हैं, कल्याण के साथ, डेवलपमेंट के साथ। और डेवलपमेंट का जो मानवीय पहलू है, मानवीय चेहरा है, ह्यूमन फेस है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भी फेमीन के बारे में लिखा था, पॉवर्टी के बारे में लिखा था, और ये बताया था कि जो फेमीन है, अकाल है, वो अन्न की कमी से नहीं बल्कि गलत नीतियों की वजह से होता है। तो ये जो उन्होंने आरंभ किया था उसको ही गोल्डन आगे ले जा रही हैं, और जो उन्होंने स्टडी की उसमें उन्होंने जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको लेते हुए लिखा। एक और बात जो वो कहती है कि जब तक कंपनियों में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के संपूर्ण प्रबंध नहीं हो जाएंगे, तब तक नौकरियां पुरुषों के पास जाती रहेंगी। कई बार जैसा हम लोगों ने देखा कि महिलाएं नौकरी छोड़ती हैं क्योंकि बच्चों को पालना है, साथ ही साथ कई बार वे अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से भी नौकरी छोड़ती हैं। तो गोल्डन जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो पिल्स हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देती हैं, और उनका मानना है कि अगर स्त्री को अपनी प्रजनन शक्ति पर, रिप्रोडक्टिव जो उसकी पावर है, उस पर उसे कंट्रोल मिल जाए तो स्त्री ज़्यादा पढ़ लिख सकती है, या नौकरी में भी वो ज़्यादा आ सकती है, आगे आ सकती है। तीसरा मुद्दा उनके अनुसार वेतन के मामले में लैंगिक अंतर का है, और ऐतिहासिक रूप से कहती हैं वे कि ये सभी क्षेत्रों में लागू है। महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन का जो अंतर है वो समय के साथ घटा तो है, लेकिन ये जो घटाव की का दर है वो बहुत कम है, बहुत धीमे है, घटने की जो गति है वो बहुत धीमी है। और इन बदलावों से सरकारें क्या सीख रही हैं? सरकारों को लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से शुरुआत करनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी को प्राइमेसी देना ये सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए। लड़कियों के लिए शिक्षा की एक बहुत ज़रूरी शर्त ये है कि जहाँ पर वो शिक्षा लेने जा रही हैं वहाँ पर अनुकूल माहौल बनाया जाए, वे सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर कारखानों में वे काम कर रही हैं तो वहाँ पर उनके बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा हो, जिससे वे अपने मदर की का जो रोल है उसको भी पूरा कर सके नौकरी छोड़ने की जगह। इसी तरीके से भारत के लिए, जैसे कई बार मुझे सुनने में आया कि टॉयलेट की व्यवस्था न होने की वजह से भी कई बार लड़कियां, औरतें नौकरी उन जगहों पे नहीं करने जाना चाहती हैं जो जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा न हो। तो ये बेसिक ज़रूरतें हैं जिनको पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है, और स्त्री होने की वजह से या माँ बनने की वजह से उन्हें नौकरी न छोड़नी पड़े। और साथ ही वर्क फ्रॉम होम को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी हमने देखा कि कोरोना के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा था, यद्यपि अब उसको लगभग सभी कंपनियों ने ख़त्म कर दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसको ख़त्म किया जा रहा है, ऑनलाइन टीचिंग को। यद्यपि एनईपी कहता है कि एक बहुत बड़ा भाग टीचिंग का ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अगर वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन दिया जाए तो महिला शायद नौकरी छोड़ने को मजबूर नहीं होगी। तो ये बातें क्लॉडिया गोल्डन की हैं जो उन्होंने अपनी स्टडी में बताई और जिसके आधार पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में।
और एक बहुत बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी का है, सुरक्षा का है, वर्क प्लेस में सुरक्षा। अगर ये है तो महिला बाहर आ सकेगी काम करने के लिए। एशिया अफ्रीका में तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार कई ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाएं नहीं आती हैं, विच आर डेडिकेटेड ओनली टू मेन, जैसे ड्राइविंग, ट्रेन से लेकर बस चलाने तक। लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है। आपने भी सुना होगा, महिला पायलट भी बन रही है और महिला ट्रेन को भी चला रही हैं और साथ ही साथ ऑटो रिक्शा को भी चला रही हैं। तो अब कई क्षेत्र जिनको पहले केवल पुरुष प्रधान माना जाता था कि यहाँ पर पुरुष ही काम कर सकते हैं, उनमें अब महिलाएं भी एंटर कर रही हैं और ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है। और क्लॉडिया गोल्डन कहती हैं कि ऐसे क्षेत्र जिनमें अभी तक केवल पुरुष ही शामिल थे, उनमें स्त्रियों के लिए अनुकूल जो परिस्थिति है उसे उत्पन्न करने का काम सरकारों को करना चाहिए। अब क्या ये जो स्टडी है उससे कुछ लाभ होगा? तो हमने अभी देखा कि उन्होंने सॉल्यूशन तो नहीं बताया है, लेकिन पॉलिसीज़ कैसे बनाएं, किन आधारों पर बनाएं, ये उन्होंने ज़रूर बताया है। और जो सरकारें हैं वो इस स्टडी के आधार पर अपने यहाँ बदलाव कर सकती हैं। अब आपको एक उदाहरण दें कि सेबी ने ये ज़रूरी कर दिया है कि सभी कंपनियां अपने बोर्ड में एक महिला को ज़रूर रखें। तो ये एक अच्छा कदम है, शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं को रखा जाए जिससे कि वो दूसरी कामकाजी महिलाओं के लिए भी आदर्श बन सके। तो क्लाउडिया गोल्डन को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो दुनिया भर की सरकारों के लिए लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का, उसमें सुधार लाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है और इससे महिला सशक्तिकरण हो पाएगा, ऐसा समझ में आता है, ऐसा लगता है। तो नटशेल में, कम शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने कोशिश की कि आपको मैं बता पाऊँ कि क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इट इज़ फॉर हर रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप एंड पे डिस्पैरिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप अपने कमेंट्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टडी और इसके बारे में परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज के समय में आप किसी ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इस प्राइज़ के बारे में। तो ये पहला हमारा नोबेल लॉरिएट्स की सीरीज़ में पहला वीडियो है। इसके आगे भी नोबेल लॉरिएट्स के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप देखिएगा, सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गुड बाय।